नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे जल संबंधी समस्याएं तथा उनके संरक्षण की प्रमुख तकनीकें, वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड कंजर्वेशन टेक्निक्स। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण तथा कृषि क्षेत्रों में विस्तार के परिणाम स्वरूप स्वच्छ जल की मात्रा में निरंतर कमी होती जा रही है। जाहिर सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या की घरेलू जरूरतों में जल की आवश्यकता भी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए जितने अधिक उद्योग धंधे विकसित होंगे, लगाए जाएंगे, तो उनमें जल की मांग भी बढ़ेगी। क्योंकि उद्योग किसी भी प्रकार का हो, उसमें किसी न किसी रूप में कम या अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु भूमि का गहन उपयोग भी किया जा रहा है। सिंचाई के सारे साल में 3-3, 4-4 फसलें पैदा की जा रही हैं। ऐसे में इन सब के कारण जल की मांग बढ़ती जा रही है, जबकि हमें पता है कि धरती पे स्वच्छ जल की मात्रा सीमित है, जबकि उपरोक्त कार्यों में भी स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। ऐसे में जल संसाधनों से संबंधित दो प्रमुख समस्याएं निकलकर सामने आती हैं। जल संबंधी पहली समस्या है जल की उपलब्धता में कमी। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, कृषि क्षेत्रों में विस्तार, इन सबके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में तेजी से कमी आई है। इस जल उपलब्धता की कमी को हम महाद्वीपीय स्तर पे देखें तो इसमें और भी अधिक विषमता पाई जाती है, क्योंकि हमने जाना है कि स्वच्छ जल की मात्रा सीमित है, साथ ही उसका वितरण भी असमान है। ओशिनिया की बात करें तो यहां 70,000 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता है, जबकि एशिया महाद्वीप में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता मात्र 3,400 घन मीटर है। यदि इसी जल की उपलब्धता को हम देशीय स्तर पर देखें तो इसमें और भी विषमता देखने को मिलती है। यूरोप के उत्तरी भाग में स्थित नॉर्वे, आइसलैंड, उत्तरी अमेरिका में कनाडा, ये वो देश हैं जहां प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1,00,000 घन मीटर जल उपलब्ध है, जबकि अरब के देशों की बात करें जहां की शुष्क जलवायु दशाएं हैं, जहां नहीं के बराबर वर्षा होती है, इन देशों में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता मात्र 100 घन मीटर है। इस तरीके से आप इन चीजों को गंभीरता से समझ सकते हैं कि जल संबंधी एक सबसे बड़ी जो समस्या है जल की उपलब्धता में कमी। इसलिए हमें जल का संरक्षण करना हमारे लिए अति आवश्यक है। जल संबंधी दूसरी बड़ी समस्या है जल के प्रदूषण की। जैसा कि हमने जाना है, एक तरफ तो बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते औद्योगिकीकरण, कृषि क्षेत्रों में विस्तार, भूमि का गहन उपयोग, इन सब के कारण जल की मांग में बढ़ोतरी हो रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जल की मात्रा सीमित है, लेकिन जल की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। सीमित मात्रा में उपलब्ध स्वच्छ जल भी प्रदूषण से प्रभावित हो रहा है। यानी एक तो जल की मात्रा सीमित है, ऊपर से उसकी मांग बढ़ती जा रही है, और वो सीमित जल भी
प्रदूषित होने के कगार पे है, जो हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। जल के प्रदूषण के दो स्रोत होते हैं, एक प्राकृतिक, दूसरा मानवीय। यदि प्राकृतिक कारणों से जल प्रदूषित होता है तो वह वापस अपनी गुणवत्ता फिर से हासिल कर लेता है, जबकि मानवीय कारणों से जल प्रदूषित किया जाता है या होता है तो जल की गुणवत्ता पर अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब आप देख सकते हैं उद्योग धंधों, फैक्ट्रियों से निकलने वाले कई तरह के रसायन, कार्बनिक पदार्थ, इसके अतिरिक्त घरेलू कचरा व मलमूत्र को जब जल स्रोतों में विसर्जित किया जाता है तो उससे धरातलीय जल स्रोतों की गुणवत्ता या उनके जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इतना ही नहीं, उससे भूमिगत जल की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, क्योंकि धरातलीय जल स्रोतों में मौजूद जल जब दूषित हो जाएगा तो वह दूषित जल जब रिश्ता व भूगर्भ में पहुंचेगा तो भूगर्भिक जल की गुणवत्ता को भी प्रभावित करेगा। इसी तरीके से कृषि में प्रयोग किए जाने वाले रसायन व कीटनाशक ये भी कहीं ना कहीं जल प्रदूषण का कारण बनते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में जब तेज वर्षा होती है, जब धरातल पे चारों तरफ जल ही जल नजर आता है, ऐसे में मिट्टी में मौजूद कई तरह के जहरीले तत्व व रसायन उस वर्षा के जल के साथ घुल करके जल स्रोतों में पहुंचते हैं। जल स्रोतों को तो प्रभावित करते ही हैं, साथ में वो रिस करके भूगर्भिक जल की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि हम कृषि में जो रसायन तथा कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं उसका कुछ ना कुछ अंश मिट्टी में मौजूद रहता है, और ये सही भी है। इस तरीके से आपने जाना। इसके अतिरिक्त सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक रीति रिवाज भी कहीं ना कहीं जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, हम भारत का उदाहरण लें। भारत में अधिकांश मेलों का आयोजन नदियों या जल स्रोतों के समीप किया जाता है, और हम लोगों की ये भी मान्यता रहती है कि नदियों में नहाने से, वस्त्र धोने से, फूल विसर्जन करने से पवित्रता मिलती है या सभी तरीके की सुख शांति मिलती है। ऐसे में यह तो निश्चित है कि उन नदियों में जब कई तरह के रसायनों से निर्मित मूर्तियां विसर्जित की जाती हैं, मेले कुचले कपड़े धोए जाते हैं, फूल या कई तरह की राख उसमें विसर्जित की जाती है, तो निश्चित तौर पर नदियों के जल की या उन जल स्रोतों के जल की गुणवत्ता तो प्रभावित होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये वो मानवीय स्रोत हैं जिनमें औद्योगिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, कृषि कारक प्रमुख हैं, जो जल स्रोतों के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। भारत की गंगा नदी, यमुना नदी दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में गिनी जाती हैं, क्योंकि उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि यमुना के वो हिस्से जहां पर दिल्ली तथा आगरा शहर बसे हुए हैं, ये सर्वाधिक प्रदूषित हैं, क्योंकि इन बड़े शहरों से प्रतिदिन निकलने वाला घरेलू अपशिष्ट, मलमूत्र, औद्योगिक कचरा बगैर किसी रोक टोक के लापरवाही बस इन नदियों में छोड़ा
जाता है, जिससे इन नदियों का जल जिसे पवित्र माना जाता है वो पीने योग्य नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त सिंधु नदी, चीन की यांगसी नदी, वांगो नदी, इंडोनेशिया की चित्रम नदी, ये वो नदियां हैं जो प्रदूषित नदियों में गिनी जाती है, यानी ये संसार की सर्वाधिक प्रदूषित नदियां हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं, बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, कृषि का विस्तार या भूमि का गहन उपयोग, इन सब के कारण जल की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, जबकि धरती पर जल की मात्रा सीमित है। इसके अतिरिक्त सीमित मात्रा में उपलब्ध जल भी दूषित होने के कगार पे है। ऐसे में हमें जल का संरक्षण करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। यहां पर जल संरक्षण की कुछ प्रमुख तकनीकों के बारे में हम जिक्र करेंगे। जल संरक्षण की प्रमुख तकनीकों में से पहला उपाय है जल का प्रदूषण से बचाव। जैसा कि हम भली भांति समझते हैं कि धरती पे जल की मात्रा सीमित है। एक तो स्वच्छ जल की मात्रा सीमित है, दूसरा उसका वितरण भी असमान है। ऊपर से स्वच्छ जल की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त मानवीय क्रियाकलापों से वह स्वच्छ जल दूषित होने के कगार पे है। ऐसे में हमें जल को प्रदूषित होने से बचाना होगा। जल के प्रदूषण को रोकने के लिए हमें जल स्रोतों में अपशिष्ट पदार्थों को विसर्जित करने से रोकना होगा, चाहे वो घरेलू अपशिष्ट हो, चाहे वो औद्योगिक अपशिष्ट हो। इसके लिए हमें कठोर कानून तथा दंडात्मक कार्रवाई भी करनी होगी। इसको लेकर हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों में जन जागरूकता भी फैलानी होगी, तभी ही हम जल को प्रदूषित होने से बचा सकेंगे। इसलिए हमें जल को प्रदूषित होने से रोकना होगा। यह जल संरक्षण का एक बड़ा उपाय है। इसके अतिरिक्त वर्षा जल का संग्रहण, हम सब इस चीज को अनुभव करते हैं। वर्षा के दिनों में बड़ी मात्रा में जल धरती पर गिरता है और वह जल नदी नालों के माध्यम से होता हुआ फिर से जहां से आया था यानी समुद्रों में पहुंच जाता है। यानी वर्षा जल का कुछ अंश ही मिट्टी और भूगर्भ में उतर पाता है। इसके अतिरिक्त अधिकांश जल राशि नदी नालों से होती हुई फिर से समुद्र में पहुंच जाती है। ऐसे में उस वर्षा जल को हमें अनेक तरीकों से संग्रहित करना होगा, ताकि हम हमारी अनेक प्रकार की जरूरतों को पूरा कर सकें और हमारे सामने जल संकट भी उत्पन्न ना हो। इसके अतिरिक्त जल का पुनः वितरण भी हमें करना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि धरती पे स्वच्छ जल की मात्रा सीमित है और दूसरा उस स्वच्छ जल का वितरण भी असमान है। कारण यह है कि एक तो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, दूसरा सभी जगह वर्षा की मात्रा भी समान रूप से नहीं होती। आपने देखा होगा कि धरती के कुछ भाग ऐसे हैं जहां अक्सर बाढ़ आया करती हैं, कुछ भाग ऐसे हैं जो अक्सर सूखे का सामना करते हैं। ऐसे में यदि हम जल के पुनः वितरण की तकनीक को अपनाएं तो इससे दो बड़े फायदे होंगे। एक तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को बाढ़ से निजात मिल जाएगी, यानी वहां बाढ़ का प्रकोप बेहद कम हो जाएगा। दूसरा सूखाग्रस्त क्षेत्रों
में सूखे का संकट समाप्त हो जाएगा। इसके लिए हमें अधिक जल वाले क्षेत्रों से सूखाग्रस्त क्षेत्रों की ओर नहरें निकालनी होंगी, या उन नदियों से जिनमें अक्सर बाढ़ आती हैं, उन नदियों से नहरें निकालकर उन क्षेत्रों में पहुंचानी होगी जहां पे अक्सर सूखे का सामना करना पड़ता है। इस तरीके से जल का पुनः वितरण ये भी एक जल संरक्षण की कारगर तकनीक है। चौथा उपाय है भूमिगत जल का समुचित उपयोग। हम सब जानते हैं भूगर्भ में जल की मात्रा सीमित है और भूगर्भिक जल का स्रोत भी कहीं न कहीं वर्षा ही है, क्योंकि वर्षा का जल जब धरातल पर गिरता है तो उस जल का कुछ अंश मिट्टी, रंध्रों, छिद्रों से होता हुआ भूगर्भ में पहुंचता है। यह शुद्ध जल होता है। इस भूमिगत जल को हमें सहेज कर रखना होगा, इसका समुचित उपयोग करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम लापरवाही बस मनमर्जी से इस भूमिगत जल का अधिक से अधिक दोहन करें, क्योंकि इसकी मात्रा सीमित है और यदि भूमिगत जल स्तर अधिक नीचे चला जाएगा या भूमिगत जल समाप्त हो जाएंगे तो मानव का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। जल की बढ़ती मांग, भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन के कारण भूमिगत जल स्तर नीचे चला गया है। नीचे चले जाने के कारण उस गहराई में चला गया है जहां पर उपस्थित सेलों में खतरनाक जहरीले तत्व पाए जाते हैं। ऐसे में वो भूमिगत जल अपनी गुणवत्ता खो चुका है या उसकी गुणवत्ता में नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। जल संरक्षण हेतु हमें जल संवर प्रबंधन भी अपनाना होगा। जल संवर प्रबंधन में के तहत हमें वर्षा के बहते जल को रोकना होगा। उसे हमें तालाबों में, कुओं में, बावड़ियों में, पुनर्भरण क्षेत्रों में एकत्रित करना होगा। इससे हमारी जरूरतें भी पूरा हो सकेंगी और दूसरा, जो वह जल बेकार में ही बहता हुआ समुद्र तक पहुंच जाता था उस पर भी रोक लगेगी। और इसका एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि जिस जल को हमने रोक करके बावड़ियों में, तालाबों में, पुनर्भरण क्षेत्रों में, कुओं में रखा है, उसका जब कुछ अंश रिसकर भूगर्भ में जाएगा तो उससे भूमिगत जल स्तर भी ऊपर उठेगा। तो जल संवर प्रबंधन एक तरीके से धरातलीय तथा भूमिगत जल संसाधनों का दक्ष प्रबंधन है। इसके अतिरिक्त हमें जल का पुनः उपयोग भी करना चाहिए। जितना हो सके हम जल का एक से अधिक बार उपयोग जहां किया जा सकता है वहां करना चाहिए। जैसे हम घरेलू कार्यों में जल का उपयोग करते हैं, उदाहरण के तौर पे बर्तन साफ करने, फर्श साफ करने आदि के लिए हम शुद्ध जल का उपयोग करते हैं। उस शुद्ध जल को, जैसे बर्तन साफ करने के बाद जो जल है उसको बेकार ही नहीं जाने दें। उस जल का रास्ता पेड़ पौधों तक जाने दें, जिससे उसका पुनः उपयोग हो सकेगा। यानी एक तो उससे बर्तन भी साफ किए, दूसरा पौधे को भी जल की प्राप्ति हो गई। ऐसे में हम जल का संरक्षण कर पाएंगे। इस तरीके से आपने जाना कि ये वो जल संरक्षण की प्रमुख तकनीकें हैं जिनको यदि हमने अपनाया तो निश्चित तौर पे हम जल का संरक्षण कर पाएंगे।
धन्यवाद।